मुल्तान में आम इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में खुर्द-बुर्द की शिकायत पर एंटी करप्शन ने इब्तदाई जांच पड़ताल शुरू कर दी। शहरी ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज मलिक पर मनपसंद कंपनी को गैर कानूनी ठेका देने का इल्जाम आयद किया है। मुल्तान में आम इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में खुर्द-बुर्द की शिकायत पर एंटी करप्शन ने जांच पड़ताल शुरू की है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा मजहर खान से। जी मजहर खान, आगाह कीजिएगा, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, आम इंतखाबात के दौरान जो पोलिंग स्टेशन थे उन पर 2072 जो है सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए थे और उस कंपनी के हवाले से जो शिकायत है वो एंटी करप्शन हुकाम को मौसूल हुई है, जिसमें अल्लाहदाद खान जोया एडवोकेट नामी जो शहरी हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने अमले से मिली भगत करके मनपसंद कंपनी को 1 करोड़ 72 लाख का ठेका दिया। उस ठेके में जो मुख्तलिफ जो पेपर कवानीन हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया गया और ना ही वो अप टू मार्क था जो काम हुआ था, उसके बावजूद उस कंपनी को बकायदा रकम अदा कर दी गई। इस तमाम मामले की जांच पड़ताल के लिए डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान अमजद शेख खान सलीम ने अहकाम जारी किए हैं और डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हैं मुल्तान मलिक जाहिद इकबाल, उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके 15 रोज के अंदर अंदर उनसे इंक्वायरी रिपोर्ट की उनको हिदायत जारी की हैं कि फौरी तौर पर इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड भी तहवील में लिया जाए। मुतल्लिका जो कंपनी है और जो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर है उन तमाम लोगों के भी बयानात लिए जाएं और इस हवाले से मुकम्मल एक रिपोर्ट मुरतब करके उन्हें पेश की। मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब करके पेश की जाए। मजहर खान, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान में पीएचई ऑफिस में 9 दिनों से बिजली फराहम न होने का मामला। मैपको ने बिजली का नया कनेक्शन फराहम करने के लिए नया ट्रांसफार्मर लगवाने की हिदायत कर दी, जबकि पुराना ट्रांसफार्मर ट्रक की टक्कर से मुतासिर हुआ था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा, मैपको ने बिजली का नया कनेक्शन फराहम करने की तैयारी कर ली? जी बिल्कुल, मैपको ने तो बिजली का नया कनेक्शन फराहम करने की तैयारी कर ली है और इस हवाले से पीएचई के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाने की रिकमेंडेशन जो है उन्होंने कर दी है, लेकिन पीएचई नया ट्रांसफार्मर लगवाने से कासिर है क्योंकि उनके पास जो डीजी का ओहदा है वो तवील अरसे से खाली पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से डीजी जो है वो डिमांड नोटिस नहीं भर पा रहे हैं और डिमांड नोटिस जब तक नहीं भरा जाएगा उस वक्त तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा और जब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा उस वक्त तक नया कनेक्शन जो है बिजली का वो नहीं काम किया जा सकेगा। जबकि डीजी तैनात न होने की वजह से, डिमांड नोटिस न भरे जाने की वजह से पीएचई ऑफिस जो है वो 9 दिन से बिजली की फराहमी से जो है वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह तमाम के तमाम मुलाजिमीन जो हैं वो बगैर बिजली के काम करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो भी मुतासिर हो रही है और इसके साथ ही साथ खास तौर पे जो उनके रोजमर्रा के मामूलात हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से दफातर के अंदर पीएचई मुलाजिमीन की हाजिरी न होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ। हमें शुरू करेंगे डेरा गाजी खान का। तो डेरा गाजी खान में मैपको की जानिब से कॉरपोरेशन से जायद बिलों की वसूली पर डिप्टी मेयर कॉरपोरेशन शेख असरार अहमद भी बोल पड़े। डिप्टी मेयर का कहना है कि मैपको की जानिब से कॉरपोरेशन के साथ ज्यादती की जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रूही आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता 2 रोज से पानी की किल्लत है। वाटर सप्लाई टैंकियों के कनेक्शन जो है मैपको की जानिब से बिजली का बिल अदा ना करने पर काट दिए गए हैं, जिसके ऊपर शहरी जो हैं जहां परेशान दिखाई देते हैं, वहीं पर इंतजामिया जो है उनकी जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं पानी को दोबारा जो है बिजली के कनेक्शन को दोबारा जो है बहाल करवा दिया जाए। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर डेरा गाजी खान शेख असरार साहब। मजीद उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं असल मसला जो है वो क्या है। सर से बताइएगा शेख साहब कि असल मसला क्या है, पानी बंद होने की क्या वजह है, क्यों कनेक्शन काट दिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वापडा से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, हमारे साथ हिसाब करें, आप हमारे पास देखें, हमारे पास बिल हैं 50-50 लाख रुपए डिडक्शन बिल डाला हुआ है उन्होंने हमें 1 मीटर पे। हाँ, ये कारपोरेशन गरीब कारपोरेशन है, कहाँ से हम भरें? और दूसरी बात ये है कि हमारे जितने ज़िला कौंसिल वाले जो मीटर हैं, जो स्कीमें वाटर सप्लाई की चल रही हैं, उसमें उन्होंने जो है ना सारे बिल हमारे कारपोरेशन में डाले हुए हैं। हमने वापडा को रिक्वेस्ट की है कि आए हमारे साथ बैठ के हमारे हिसाब करें और लाइट बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सरकारी इदारे हैं दोनों, आप आएं हमसे हिसाब करें, जो आपका निकलेगा हम देने के लिए तैयार हैं। पानी के कनेक्शन जो है बहाल कराने के लिए कारपोरेशन की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं,
50 लाख रुपए डिडक्शन बिल जो है मैपको की जानिब से कारपोरेशन के बिल में डाल दिए गए हैं, जिसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर मैपको की जानिब से बिजली के कनेक्शन जो है वो भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। डिप्टी मेयर शेख असरार साहब का यही कहना है कि भरपूर कोशिशें जो है की जा रही हैं। मैपको की जानिब से भी मैपको को मुतादिद मरतबा कहा गया है कारपोरेशन की जानिब से कि बिजली जो है वो बहाल कर दी जाए ताकि शहर का जो पानी है वो बहाल हो सके, जिसको शहरियों को मुश्किलात का सामना है, मुश्किलात कम हो सके, शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। आशिर इशफाक तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। बहावलपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां गटरों के गंदे पानी से तैयार सैकड़ों एकड़ सब्जियां तल्फ न हो सकी। शहर के इतराफ में सीवरेज के गंदे पानी से तैयार सब्जियां सब्जी मंडी में फरोख्त के लिए पेश की जाने लगी। और फूड अथॉरिटी ने गंदे पानी से तैयार सब्जियों पर चुप साध ली। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर बहावलपुर में गंदे पानी से, गटरों के गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने का मकरूह धंधा वो थम ना सका, बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। रूही ने मुसलसल इस पर रिपोर्टिंग की कि बहावलपुर शहर के अतराफ में जो है सैकड़ों एकड़ गंदे पानी से सब्जियां तैयार हो रही हैं, लेकिन उस हवाले से फूड अथॉरिटी हरकत में आई और ना ही इंतजामिया ने इस हवाले से कोई एक्शन लिया। इस वक्त मैं रिडा बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर दर्जनों एकड़ जो है गंदे पानी सब्जी बिल्कुल मंडी जाने के लिए तैयार है। अगर हम शेन आपको दिखा सके तो ये गोभी का फूल है, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये 2 किलो से ज्यादा का ये फूल होगा जो मंडी में जाएगा। यहाँ से मंडी में जा रहे हैं इस तरह के कई फूल, और मंडी में जाने के बाद ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैलते हैं। और ये गंदे पानी से, गटरों के गंदे पानी से तैयार जो सब्जियां हैं, ये इंसानों के लिए, शहरियों के लिए जहर कातिल साबित होती है। और दूसरी जानिब गोभी के साथ साथ ये तब खूबसूरत तरोताज़ा लगने वाला ये बैंगन भी जो है मंडी में जाने के लिए तैयार है। रात को 2 बजे यहाँ पे पालक की भी कटाई होती है। ये अगर हम शेन आपको दिखा सके तो ये सारे पीछे गोभी, बैंगन और दीगर जो सब्जियां हैं वो काश्त की गई हैं बस्ती रिडा के इतराफ में जो है दर्जनों एकड़। ना सिर्फ ये बस्ती रिडा के बल्कि शहर बहावलपुर के इतराफ में सैकड़ों एकड़ इस वक्त जो है गंदे गटरों के गंदे पानी से, जो शहर भर का गंदा पानी निकलता है गटरों से, उससे जो सब्जियां तैयार हुई हैं वो बहावलपुर की सब्जी मंडी की जीनत बन रही है, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ अगर हम शेन आपको दिखा सके तो ये पालक है, ये पालक 5 से 6 एकड़ पालक है जो कटाई होकर बहावलपुर की सब्जी मंडी में जा रही है, लेकिन इसको भी रोकने वाला कोई नहीं है। दिन दिहाड़े शहरियों की रगों में जहर उतारा जा रहा है गंदे पानी से। और हैरान कुन बात तो ये है कि यहाँ पर बताया गया हमें इलाका मकीनों की जानिब से कि इन सब्जियों के ऊपर जब पालक में स्प्रे भी उसी गंदे पानी से तैयार किया जाता है, जो गंदा पानी इनको लगाया जाता है। इलाका मकीन मौजूद है, आप बताइएगा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, बिल्कुल सामने आपका घर है, कब से ये सब्जियां तैयार हो रही हैं और आप लोग रोकते नहीं इनको? अस्सलाम वालेकुम। रोका तो काफ़ी बार है, ये रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने बढ़ना ठेका, ये ठेके के बलबूते पे हमें भी परेशान करते हैं। आप लोग खरीदते हैं यहाँ से सब्जी? यहाँ से तो कोई नहीं खरीदता, जो अपनी आंखों से देखता है। जब ये मंडी जाती है बहावलपुर की मंडी में, तो वहाँ से पूरे बहावलपुर में तकसीम होती है, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो बहावलपुर मंडी में चली जाती है वो फिर गली गली एक एक घर में जाके तकसीम होती है। और ये चुनाई कितने बजे करते हैं गोभी की, और पालक की कटाई कितने बजे करते हैं? गोभी की तो शाम को ही कटाई करते हैं, लेकिन पालक की रात को 12-1 बजे के बाद कटाई हुई, और काफ़ी बार मैंने खुद देखा है रात के 12-1 बजे के बाद। जी, ये इलाका मकीनों का कहना नहीं मानते। अकरम शेन आपको दिखा सके तो जो सबसे हैरान कुन बात है, तिब्बी माहिरीन भी गंदे पानी से तैयार सब्जियों को इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुजरे सेहत करार दे चुके हैं, लेकिन फूड अथॉरिटी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन अपडेट करने के लिए। तो बहावलपुर के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर, बहावलपुर के शहरियों को सर्दियों में अब गैस प्रेशर पूरा मिला। महकमा सुई गैस ने शहर में 8 इंच की नई गैस पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दी। RM सुई गैस बहावलपुर मलिक बशीर कहते हैं कि पूरे शहर में नई पाइपलाइन से कम गैस प्रेशर की शिकायत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। तफसीलात जानेंगे मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिनुल मुल्क, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था? जी, बहावलपुर के शहरियों को एक और खुशखबरी सुई गैस महकमा की तरफ से है। अब सर्दियों के दिनों में जो प्रेशर था, गैस प्रेशर जो निस्बतन कम होने के लिए इकदामात भी हो रहे थे, वो इकदामात मुकम्मल हो गए हैं। 8 इंच की मेन लाइन जो है वो डलने जा रही है, जिसकी अप्रूवल आ गई। हमारे साथ RM सुई गैस मलिक बशीर साहब है। बशीर साहब, क्या अपडेट? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि हमने 8 इंच की जो लाइन है ये हमारी भट्टा चौक से लेके ये जाएगी सिटी चौक तक, मुल्तान रोड। तो इसमें तकरीबन कोई 50% सिटी आ जाता है जिसको फ़ायदा होगा, और ओवरऑल पूरे बहावलपुर को फ़ायदा हो जाएगा।
پہلے ایک لائن جا رہی تھی ہماری 12 انچ کی، اور اس کے اب دوسری سائڈ پہ 8 انچ کا ہم نے جو آپریشنل فیز ڈالا ہے، تو وہ اس کا لوڈ کم ہو کے 50% سٹی کا لوڈ اس پہ آ جائے گا۔ تو جو پریشر کی کنسٹرینٹس ہوا کرتی تھیں پاسٹ میں، وہ انشاءاللہ وہ تمام کی تمام حل ہو جائیں گی۔ اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ ہم نے جو ہماری مین ٹرانسمیشن لائن ہے وہ 49 کلومیٹر لائن خیرپور ڈاہا سے لے کے، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا ذخیرہ تک، یہ ہمارا SMS کہلاتا ہے، تو وہ بھی ان پروسیس تھی، اور آلموسٹ اس کی اپروول کا تقریباً کوئی 70 to 80% کام ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی جب پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے، وہ جب میچور ہو جائے گا تو بہاولپور اینڈ کوئی 50 ایئرس تک انشاءاللہ اس میں کمپلینٹس پریشر کی 100% ختم ہو جائیں گی، جس میں لودھرا بھی شامل ہے، بہاولپور سٹی ہے، یزمان سٹی ہے، ادھر DHA آ رہا ہے، ان سب کے لیے جو ہے نا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ نیئر ٹو کمپلیشن ہے۔ چلیں جی، ہوپ فار دا بیسٹ۔ یہ تھی جی سوئی گیس کی محکمے کی ایک لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ جو کہ کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔ 8 انچ کی مین پائپ لائن جو ہے وہ ڈلنے سے 2 پائپ لائنیں شہر کی ہو جائیں گی، جس سے کنزیومر کو بغیر پریشر کرنے کا شکریہ۔ میاں والی کا رخ کریں گے جہاں محکمہ ہیلتھ کی غفلت اور لاپرواہی کی انتہا ہو گئی، زندگی دینے والے ہی موت تقسیم کرنے لگے۔ جی ہاں، DHQ اسپتال میں نصب کی گئی انسینیٹر مشین سے نکلتا دھواں اسپتال وارڈز تک پہنچنے لگ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر، آگاہ کیجیے گا، کئی بار اس مسئلے پر ہم لوگوں نے بات کی لیکن ابھی تک انتظامیہ نے اس کا مکمل حل نہیں نکالا، وجہ کیا ہے؟ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں DHQ ہاسپٹل میاں والی میں، اور میرا کیمرامین وسیم اختر آپ کو دکھا سکے گا کہ یہ سامنے انسینیٹر مشین لگی ہوئی ہے۔ اس مشین میں ہاسپٹل کا جو فضلہ ہے وہ جلایا جاتا ہے، اور فضلہ جلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے فضلہ سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ لیکن صورتحال یہاں پہ بالکل اپوزٹ الٹ نظر آ رہی ہے۔ جہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے زندگی تقسیم کر رہے ہیں، وہیں پہ اسی مشین کے ذریعے موت بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے گا کہ یہ جو چمنی سے دھواں نکل رہا ہے، یہ نکلتا ہوا دھواں بالکل اس نے ہاسپٹل کا رخ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہوا چلتی ہے، اگر ہوا کا رخ ہاسپٹل کی طرف ہوتا ہے تو یہ دھواں جو ہے وارڈ تک پہنچ جاتا ہے، مریضوں تک پہنچ جاتا ہے اور پورے ہاسپٹل میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاسپٹل جو ہے میاں والی کے مرکز میں واقع ہے، وسط میں واقع ہے۔ اس کے گرد و نواح میں بہت سارے رہائشی کالونیاں بھی ہیں، لوگ جہاں پہ رہتے ہیں ان کے گھروں تک بھی یہ دھواں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہمیت کی حامل جو بات ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ یہاں سے ایک پائپ کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے، اور یہ پانی وہ ہے کہ جب فضلہ جلتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی جو راکھ ہے اس کو پانی کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر گندا اور کالا پانی ہے، اور یہ بہت شکریہ اختر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو رحیم یار خان لیے چلتے ہیں جہاں پر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خالد نسیم چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان پہ کوئی خاص نظر کریں، ادروائز یہ سارا علاقہ بنجر ہو جائے گا۔ شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خالد نسیم چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کے مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ کچھ حصہ رحیم یار خان کا افیکٹ تو خانپور بھی ہو رہا ہے، لیاقت پور بھی ہو رہا ہے، لیکن زیادہ جو ہے اس وقت سادی کا بعد افیکٹ ہو رہا ہے۔ جی، وہ جو بھی انڈسٹری شہروں میں آ چکی ہے کاٹن کی، جنہیں انڈسٹریز کہہ لیں، وہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ انہیں انڈسٹری اسٹیٹ میں انہیں کوشش کر کے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے لینڈ پرچیز کر لی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ اپنا انسٹال کرنی ہونا شروع کر دی ہے انشاءاللہ۔ رحیم یار خان سے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خالد سلیم چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال یزمان کو ڈائلسس مشینوں کا عطیہ دیا گیا ہے۔ 2 جدید ڈائلسس مشینیں ہوبارہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عطیہ کی گئی ہیں۔ MP ڈاکٹر محمد افضل اور چودھری احسان الحق نے ان کا افتتاح کیا۔ بہاولپور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹر
अस्पताल यजमान को डायलिसिस मशीनों का अतिया किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अतहर लाशारी से। जी अतहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसी है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल यजमान में आज 2 नई डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह हुआ है। इफ्तिताही तकरीब में मेंबरान सूबाई असम्बली डॉक्टर मोहम्मद अफजल और चौधरी एहसान उल हक समेत CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने अभी शिरकत की और डॉक्टर उमैर अहमद भी यहाँ पर मौजूद थे। इस हवाले से डिप्टी DHO इस मौके पर जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि यजमान के लिए और चौलिस्तान के लिए जहाँ भी लोगों को मसाइल हैं उनकी आसानी के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करें। और यहाँ पर डायलिसिस के मरीजों की तादाद ज्यादा थी, मशीनों की तादाद कम थी। आज 2 मशीनों का इजाफा हुआ है, तो इससे जो अहलियान इलाका हैं उनमें भी एक खुशी की लहर दौड़ी है कि इलाज के लिए उन्हें विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं पर ही उनका इलाज हो जाएगा। और खास तौर पर जो चौधरी एहसान उल हक हैं और चौधरी डॉक्टर मोहम्मद अफजल हैं, उनका ये कहना था कि हम मजीद इसकी अपग्रेडेशन के हवाले से पंजाब हुकूमत से बात करेंगे और THQ यजमान को अपग्रेड करने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। 2 मशीनों का इफ्तिताह हो गया। इलाका मकीन भी खुश है। बहुत शुक्रिया अतहर लाशारी। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद अहमद दस्ती निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। तरखा कोई कामयाबी नहीं मिली। वो बेशक जितने भी दावे करें खान साहब या उसकी टीम, पहली तो बात है कि वो एक सियासी नारा था, वो जलसों का नारा था 100 दिन, और इमरान खान का मैं समझता हूँ जज्बाती नारा था। और अब वो खुद भी कह चुके हैं कि हम जो भी बातें की हैं हम यू टर्न ले चुके हैं। खान साहब के पास टीम ही नहीं है। क्या खान साहब को अगले भी आप 200 दिन दे दें तो ये बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान के को जो लोग मिले हैं, जो नवाज शरीफ और जरदारी की भी टीम थी, जो करप्ट लोग थे, जो इमरान खान ने मजबूरन उनको अपनी कबीना में भी शामिल किया है, वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे MP MNA बन गए हैं। तो खान साहब 100 दिनों में उनको राजी करने में लगे रहे हैं और अभी तक वो राजी नहीं हो सके। 100 दिन में गैस, बिजली, तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आया है और किसान मर चुका है, मिलें बंद हो चुकी हैं। जनूबी पंजाब का जो नारा था वो एक फ्रॉड और झूठ पे मबनी था। वो सुबह महाज वाले थे, एक अपने फायदे के लिए थे। आप एक सिविल सेक्रेटेरिएट और एक नई मंडी करप्शन की खुलेगी मुल्तान में। ये तो सूबे की बात की थी ना, जैसे पंजाब एक मुकम्मल सूबा है, बलूचिस्तान एक मुकम्मल सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा एक मुकम्मल सूबा है, सिंध एक मुकम्मल सूबा है। ऐसे जनूबी पंजाब एक मुकम्मल सूबे की बात की थी ना कि किसी आप सेक्रेटरी को बिठा दो और वहाँ जो पहले कमीशन लाहौर जाता था, अब ये कमीशन जो पैसा है लूट मार का वो मुल्तान किसी सेक्रेटरी के पास जाएगा। तो ये एक ड्रामा, एक फ्रॉड है। आज वजीर आला जो वजीर आला पंजाब को उसके डिवीजन की तमाम नहरें बंद हो चुकी हैं और जो है ना किसान के पास एक गन्ना था जो सूद दर सूद कर्जों में फंसा हुआ है, वो अब मिलें भी, शुगर मिलें भी चालू नहीं हो सकी। सड़कें की हालत। मुजफ्फरगढ़ में अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद अहमद दस्ती निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपको ले चलेंगे मुल्तान, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 91वें यौम तासीस के मौका पर सिटी ऑफिस दौलत गेट पर केक काटने की तकरीब जारी है। अभी नहीं काटना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 51वें यौम तासीस के मौका पर सिटी ऑफिस दौलत गेट पर केक काटने की तकरीब हुई। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। आपको बताएं कि बहावलनगर जमात इस्लामी के मरकजी अमीर सैनिटर सिराजुल हक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। ये दुनिया है जो कहती है कि हम उनका मजाक उड़ाएंगे, जमहूरी जमाना है, कोई दरूद पेश करे या कोई मजाक उड़ा ले, आप बर्दाश्त करें। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, आज हम यहाँ पर जमा है, मसला किया है कि सारी दुनिया यही चाहती है कि जिस तरह उन्होंने अपने दीनों के साथ किया है, वो चाहते हैं कि आप भी अपने दीन के साथ ऐसा करें, आप भी अपने पैगंबर के साथ ऐसा करें। उनकी इज्जत पर मर मिटना, उनकी शान पर सब कुछ कुर्बान करना, ये जज्बा भी दिलों से निकाले। लेकिन एक तरफ सहाबा किराम है जिसको मक्का मुकर्रमा में पकड़कर फांसी के फंदे पर लटकाया है और अबू सुफियान आकर उनसे पूछता है कि सच बताओ
کہ چند لمحے بعد آپ کو پانسی ہونے والی ہے، آپ کی موت یقینی ہے، لیکن کیا آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جگہ اس پندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ بہاول نگر میں جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سینیٹر سراج الحق تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے امیر ڈاکٹر وسیم اختر بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ اور جنوبی پنجاب کا سب سیکریٹریٹ کہاں بنایا جائے، جنوبی پنجاب کی عوام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سیکریٹریٹ کا فیصلہ اچھا فیصلہ ہے یہاں پہ، مطلب کہ اگر صبح جب تک نہیں اناؤنس ہوتا اس سے پہلے اگر یہ لوگ یہاں پہ یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ سول سیکریٹریٹ بنتا ہے، کم از کم لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں اور جو ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ سب سیکریٹریٹ کا جو قیام کا فیصلہ ہوا ہے وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہاں کے خطے کے لوگوں کے جو زخموں پہ اصل مرہم ہے وہ صوبے کی صورت میں ہی رکھا جا سکتا ہے، اور یہاں 70 سال کی محرومیاں ہیں، پسماندگی ہے، مسائل ہیں، اس کے لیے صوبہ درکار ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ سب سیکریٹریٹ نا ہمارا رائے یہ ہے کہ ملتان ہی ہونا چاہیے، یہاں پر جو کھلے علاقہ جاتے ہیں وہاں پر ہونا چاہیے، کچھ جگہ بہت پڑی ہوئی ہے تو ہمیں آنے جانے میں دقت ہوتی ہے لاہور میں، تو سب یہ حل ہو جائے گا، مسئلہ ملتان ہی ہونا چاہیے۔ سب سیکریٹریٹ جو ہے نا ملتان ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو لاہور دور جانا پڑتا ہے اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس کرایہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس لیے سب سیکریٹریٹ اور سراکستان صوبہ بننا چاہیے۔ سب سیکریٹریٹ جو ہے نا ملتان میں ہونا چاہیے، اور یہ کرکٹ اسٹیڈیم کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، اور ملتان کے لوگوں میں روزگار بھی ملے گا، ان کو بہت اچھا، ملتان بھی ترقی کرے گا۔ ملتان میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ ملتان ایک بڑا شہر ہے اور سینٹر میں ہے جنوبی پنجاب کے، تو تمام لوگوں کی یہاں پر ایکسیس جو ہے وہ ایزی ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ ملتان میں یہ سیکریٹریٹ جو ہے ملتان۔ سماعت ہوئی، کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج حافظ محمد یوسف نے کی۔ عدالت میں محمد عارف الجمہ نے درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، جبکہ شاہ ولی جو کہ خود کو سرکاری اہلکار کہتا ہے اور آئے روز راستہ روک کر بقیہ پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ ASI تھانہ الفا بھی شاہ ولی کے ساتھ مل کر پیسوں کا تقاضا کرتا ہے۔ 21 نومبر 2018 کی صبح دونوں اہلکاروں نے روک کر پیسوں کا تقاضا کیا۔ انکار کرنے پر دونوں اہلکاروں نے گالم گلوچ اور تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اہلکار اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہراساں اور پریشان کر رہے ہیں، جس پر عدالت نے SHO تھانہ الفا اور تھانہ الفا کو ہراساں اور پریشان کرنے سے روکنے کا حکم دیا، اور عدالت نے SHO تھانہ الفا سے بھی 30 نومبر کو جواب طلب کر لیا۔ محمد مقصود آگاہ کرنے کا شکریہ۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کھچی نے رحیم یار خان اور صادق آباد کے پرائیویٹ اور سرکاری بس سٹینڈز کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف رحیم یار خان عاصم صدیق سے۔ جی عاصم صدیق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کھچی نے رحیم یار خان کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے پرائیویٹ جو بس سٹینڈز ہیں ان کا بھی وزٹ دورہ کیا، اور صادق آباد میں موجود جنرل بس سٹینڈ کا بھی یہاں پر دورہ کیا۔ جہانزیب صاحب، آپ یہاں پر پہلا دورہ ہے کسی صوبائی وزیر کا رحیم یار خان میں، تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو رحیم یار خان میں بہت زیادہ شکایات ہیں۔ جو اپنے پرائیویٹ جو بس سٹینڈ تھے وہاں پہ آپ نے بڑا تفصیلی دورہ کیا۔ جب یہاں پہ بس سٹینڈ پر سرکاری بس سٹینڈ پر صادق آباد میں پہنچے تو ہم دیکھ رہے تھے صرف ایک ڈرائیو وے تھی، آپ نے ٹریفک کا استعمال کیا اور اپنی ٹرانسپورٹ پہ یہاں پر آئے، اور جب یہاں پہ اترے ہیں تو آپ کو نظر آیا کہ لوگوں کی بہت زیادہ شکایت کے انبار ہیں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے عرصے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کو ٹرانسپورٹ کو بنایا جائے، اس بس سٹینڈ کو اسٹیبلش کیا جائے، اور یہی حال صادق آباد اور رحیم یار خان دونوں کا ایک جیسا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لاہور سے ہم یہاں پر وزٹ اسی لیے کرنے آئے ہیں کہ جو بھی ہمارے سرکاری اڈوں کے اوپر کمی پیشی ہیں اس کو ہم خود جا کے مشاہدہ کریں، صرف رپورٹس نہ لیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آفس میں بیٹھ کے ہی رپورٹنگ ہوا کرتی تھی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہم موقع کے اوپر آ رہے ہوں، پورے پنجاب میں جا رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہماری پوری جو کیبنٹ ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اسی طرح کام کر رہی ہے، اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انشاءاللہ میرا وزٹ اب میں ان کو 3 مہینے کا ٹائم دے کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو میں فالو اپ بھی کروں گا، اور میرا 3 مہینے کے بعد جب یہاں پر ہم آئیں گے تو یہ سارے ساتھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ضرور دیکھیں گے کہ ان کو تبدیلی ملے گی انشاءاللہ۔ سر، پرائیویٹ سیکٹر کے اب جب دیکھا ہے آپ نے تو ان کا لیوش انداز تھا، ان کا سب کچھ سہولیات موجود تھی۔ جب گورنمنٹ سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک راؤنڈ تھا، ایک گیٹ سے لے کر دوسرے راؤنڈ تک، اس گراؤنڈ میں ہی آپ کو سب کچھ واضح ہو گیا کیا سہولیات میں فقدان ہے یہاں پہ؟ محترم، یہ ہے کہ میں اس وقت سرکاری اڈوں پہ گیا ہوں،
फैसलाबाद भी गया हूँ, सरगोदा भी गया हूँ, अपना लाहौर के विजिट किए हैं। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 80% मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर जो सूरत हाल है बिल्कुल अबतर है और यहाँ पर लाजमी ये हमारा एक मेन हब है, इस 3 सूबों का यहाँ पर एक मेन हब है और यहाँ पर हमारा पंजाब का फेस रिफ्लेक्ट होता है। तो इंशाल्लाह हम इसको फोकस करेंगे और आपके अड्डे को आने का और विजिट करने का यही था ना जी। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं पूरे 12 एकड़ में 2-3 चक्कर लगा लेता हूँ, लेकिन हमारा आने का और विजिट करने का मकसद ही ये है कि हमने देख लिया यहाँ पर इतनी कमियां हैं और इसको इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे और दूर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल शिकायत की गई अवाम की जानिब से सूबाई वजीर को और उनके बाद उन्होंने टाइम दिया है कि 3 माह के अंदर अंदर इसको बेहतर किया जाए। जो अवामी शिकायत हैं 3 माह का टाइम दिया गया है शिकायत के हल के लिए। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लिया बाबर बशीर ने अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। डीसी ने इमरजेंसी, सीसीयू, जनरल वार्ड और डायलिसिस यूनिट समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। तफसीलात जानेंगे शेख आमिर हुसैन से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा दौरे से मुतल्लिक। जी, डिप्टी कमिश्नर लिया बाबर बशीर जो अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने सीसीयू वार्ड, जनरल वार्ड और डायलिसिस यूनिट का भी मुआयना किया, जहां पर डॉक्टर अतीकुर रहमान जो एमएस हैं उन्होंने इस हवाले से ब्रीफिंग दी कि मरीजों को कितनी सहूलियत फराहम की जा रही है और क्या अद्वियात उनको मिल रही है। और जबकि डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने उनको हिदायत जारी की है मरीजों को मुकम्मल सहूलियत फराहम की जाए। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर जो वार्ड में जेर इलाज मरीज हैं उनसे मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए सहूलियात बारे में इस्तफसार किया कि आपको मुकम्मल सहूलियात मिल रही है और किसी किस्म के कोई मसाइल तो नहीं है। जिस पर डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर का कहना है कि अस्पताल में मरीजों को मुकम्मल सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किया जा रहा है। महज डॉक्टर की तैनाती और अद्वियात की मुकम्मल फराहमी। आमिर शेख तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि प्रेस क्लब ईसा खेल के मेंबरान की असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल से मीटिंग हुई। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर को ईसा खेल के मसाइल बारे आगाह किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद मलिक से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा ईसा खेल को कौन कौन से मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, प्रेस क्लब ईसा खेल के अहदेदारान और मेंबरान की असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल जुल्फ़िकार अली के साथ एक तफसीली मीटिंग हुई है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल को ईसा खेल के चंद अहम मसाइल से आगाह किया गया। सबसे अहम मसला पेट्रोल प्राइस कंट्रोल का था, जिसके मुतालिक जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब ईसा खेल फरूक आदिल ने एसी के सामने तजवीज़ पेश की कि बड़ी मंडियों में ताजरों को एशिया खुर्दनौत पर प्राइस टैग लगाने का हुक्म दिया जाए ताकि प्रेस को कंट्रोल यकीनी बनाया जा सके। प्रेस क्लब के सदर को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जुनैद मलिक। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर एमपीए नदीम कुरैशी चीफ जस्टिस की जानिब से डैम फंड के लिए मोबाइल रिचार्ज पर टैक्स लगाने की तजवीज में हमायत पर उतर आए। तफसीलात जानेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब सैफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब इस वक्त खासतौर पर डैम फंड के हवाले से काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि मोबाइल रिचार्ज जो है इसके ऊपर 10 रुपये या इससे ज़्यादा का टैक्स जो है वो डैम फंड के हवाले से लगा दिया जाए। पहले उन्होंने खुद ही ये टैक्स खत्म करवाया था, लेकिन अब उसी टैक्स को दोबारा फिर लगाने के हवाले से एक और तजवीज़ दे दी है। इस हवाले से एमपी नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा नदीम भाई, बताइएगा थोड़ा सा, चीफ साहब ने एक तजवीज़ दी है, तो क्या कहना है इस तजवीज़ के हवाले से आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीफ साहब की तजवीज़ मैं समझता हूँ एक बड़ी मस्बत तजवीज़ है, क्योंकि ये जो टैक्सेस हम देते रहे हैं पहले, इस पर मैंने पहले भी कई जगह अर्ज की कि ये रिचार्ज का टैक्स डायरेक्ट वो टैक्स है जो आम आदमी से लिया जाता था, और आम आदमी ने तो हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुर्बानी दी है। जितनी कुर्बानी आम पाकिस्तानी ने दी है, शायद या इसकी अशराफिया ने ना दिया हो। तो मैं समझता हूँ चीफ साहब ने एक तजवीज़ दी है, ये उनका हक है, अच्छी तजावीज़ दी जानी चाहिए, और ये फैसला अब कौम का है। अगर हम सब चाहें, चूंकि पाकिस्तान का अब आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मसला वाटर शॉर्टेज का है, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली, एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है हमारा, अगर हमने आबी ज़खायर ना बनाए तो हम बहुत बड़े बहरान की तरफ जाएंगे। और ये एक इंटरनेशनल साजिश भी है कि उन्होंने माजी में ये नहीं होने दिया। तो अगर हम सब, मैं तो इस चीफ साहब की इस बात को जी अच्छा भी समझता हूं और मैं इसकी तायीद करता हूं। मैं कहता हूं अगर ये 10 रुपए फी कार टैक्स चार्ज हो जाए और ये किसी इज्तिमाई काम में काम आ जाए, तो एक महज़ब और जिंदा कौम का इससे खूबसूरत तोहफा और नहीं हो सकता। बिल्कुल, तोहफा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन चीफ साहब ने एक और बात कही है कि अब बच्चे 2 ही अच्छे होने चाहिए। हमारी आबादी जो है वो बहुत बढ़ रही है, तो आबादी को कंट्रोल करना चाहिए। इसका जो है शुरू जो है मैं अपने घर से करूंगा, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हालांकि हमारी पाकिस्तानी कौम इस चीज़ को नहीं अच्छा समझती। देखिए, पाकिस्तानी कौम
बिल्कुल अच्छा नहीं समझती, लेकिन जब आपने इज्तमाही चीज़ों को में प्रॉब्लम आ रहे हों, हमारे वसाइल बेपनाह हैं, लेकिन सिस्टम ना होने की वजह से हमारे वसाइल आम आदमी तक ना पहुंच सके और हमारे मसाइल का आज अंबार है। मैं समझता हूँ चीफ साहब ने ये जाती हैसियत में एक स्टेटमेंट दी है। अब इस पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो इसका आगाज खुद करना चाहते हैं तो वेलकम जनाब। जी, अगर चीफ साहब करना चाहते हैं तो चीफ साहब के लिए वेलकम है, बाकी आम आवाम भी जो है चीफ साहब के लिए वेलकम है। तैयब सैफ, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। और अभी आपको ले चलेंगे मुल्तान, जहां कमिश्नर इमरान सिकंदर बलोच की आरपीओ वसीम अहमद के साथ शुजाबाद में खुली कचहरी लगाई गई है। वो बेवा, फिर उसका खामिद भी मर गया, वो भी किराए के मकान में रहती है। हमारी जगह भी इतनी नहीं है, मैं सारे बच्चों को कैसे बचाऊंगा? हमारा रस्ता सारा रात फोन नंबर ले, फोन नंबर ले, इसको एसी साहब शुजाबाद खातून को दफ्तर बुला लें कल परसों, इनकी बात वहाँ पे सुन लें, जल्दी से सुन के फिर बताना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी मोहम्मद अख्तर कुरैशी, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान तहसील शुजाबाद में सबसे पहले कमिश्नर साहब, आरपीओ साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब को शुजाबाद आमद पर कुछ अंदीर कहता हूँ। मेरी कुछ गुजारिशात है। 3-4 महीने पहले हमारे शहर में 4 डकैतियां हुई, हमारे दुकानदार जख्मी हुए। अभी तक उन डकैतियों कोई पुरसाने हाल नहीं है। पीसीओ पर जो हमारी दुकान है वहां दिन में डकैतियां हुई, वो भी तकरीबन 2-3 महीने हो गए। उनमें से एक डकैती हमें वसूल हो गई है, मिल गई। दूसरी का कोई पुरस्कार हाल तक नहीं है। रात को फिर हमारे बाजार में 7.5 लाख रुपए रात को चोरी हुई। रात को ऊपर से आदमी लाया और 7.5 लाख रुपए जगह के जिले की तरफ। ये सर हमारे मसाइल है। बल्दिया के सामने सर मोबाइल की दुकान है सर, यहाँ डकैतियां हुई सर। अभी तक सर उनका कोई पुरस्कार हाल नहीं है सर। 3-4 महीने पहले की बात है सर, जबकि वहाँ कैमरे भी लगे हुए सर। उसके बाद सर और मैं तहसील के बारे में थोड़ी रूप से बात करूंगा। यहाँ सर रजिस्ट्रियां जो है तहसील रख के चाहिए लोगों को सर, रजिस्ट्रियां सर नहीं होती। 15-15 दिन सर यहाँ रजिस्ट्रियां सर नहीं होती सर, लोग बड़े परेशान है सर। तीसरा सर जो पार्क है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह नसीम सादिक साहब से उन्होंने पार्क बनाया सर। थोड़ी जगह साइड में बची हुई है वहाँ, अगर वो लेडीज का पार्क अलग कर दे तो मसला बड़ा ये हल हो जाएगा हमारा मसला। और सर सपोर्ट के लिए सर जो है कोई बंदे हम मुकर्रर जरूर हो, क्योंकि मोटर बाहर खड़ी होती है, कोई भी वहां नहीं होता सर वो। बाकी सर जो आपकी अब टीम है, एसपी साहब जो है बहुत अच्छे आदमी है सर, जिनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है सर। जब से वो आए हैं इंस्पेक्टर साहब, एसी साहब से बात के द्वारा बहुत अच्छी खरी टीम है। उसके बाद बात जाते सर बहुत कम है, ना होने के बराबर है। जब से एसपी साहब आए सर, नौजवान है, बड़ा मेहनती है सर, फिजाबाद की खिदमत कर सके, बिल्कुल ठीक आदमी है भाई के साथ में। हेलो नहीं राना पैसे खबा के नवाबता तो मेरे घर दूर से तारा सकता है, तो मैं वापस घर घर के मैं सुकून की बुलाकर मैं मेरा मियाँ भी थे, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर मैं दफा कही मैंने बात नहीं सुनी। कमिश्नर मुल्तान इमरान सिकंदर बलोच और आरपीओ वसीम अहमद की जानिब से शुजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।